खाकी वर्दी और कंधे पर 3 सितारे। जिन भी एस्पिरेंट्स का एम है कि उनको खाकी वर्दी चाहिए और कंधे पर 3 सितारे चाहिए, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जिनको चाहिए खाकी वर्दी और कंधे पर 3 सितारे, उनको क्या करना होगा, क्या एग्जाम प्रोसीजर होगा और नौकरी मिलने के बाद क्या सारी चीज़ें होंगी। यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर जो लोग भी बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें कर लेंगे। एग्जाम प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रेनिंग, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फिजिकल मेडिकल, ट्रांसफर, यूनिफॉर्म, प्रोज एंड कॉन्स और भी बहुत सारी बातें जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, ये सारी बातें कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखो, कुछ भी स्किप मत करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा पेपर देना पड़ेगा जिस पेपर से आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई पेपर कौन सा देना पड़ेगा? SSCCGL ये पेपर होता है, आपको ये पेपर देना पड़ेगा। इसमें रैंक लानी पड़ेगी अच्छी। इस पेपर में बहुत सारी नौकरियां होती हैं, करीब करीब 40-50 तरीके की अलग अलग नौकरियां होती हैं, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर, आईबी, इस तरीके की बहुत सारी नौकरियां हैं। तो उनमें ही एक जीएसटी इंस्पेक्टर भी है। तो आपको अच्छे मार्क्स लाकर फिर उसके बाद मतलब मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो, तो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको उस हिसाब से अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जिनके कम मार्क्स, कम उस हिसाब से रैंक होती है, उनको उस हिसाब से कम ग्रेड पे वाली पोस्ट मिल जाती है। तो ये SSCCGL तो होता है पेपर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भाई? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे आपने बीएससी करी हो, चाहे आपने बीकॉम करी हो, बीए करी हो, कुछ भी करी हो, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और जो एज होनी चाहिए 30 साल से कम 30 साल से कम एज होनी चाहिए। अब आप पूछोगे भाई किस तारीख तक और किस तारीख तक ये एज और ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड डेट निकलती है, वो आपको हर साल की नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। जनरली ये डेट या तो 1 जनवरी या 1 अगस्त होती है, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है चेंज हो जाए। तो इसलिए उस पर्टिकुलर साल की नोटिफिकेशन में ही आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है, कि उस डेट से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन और एज ये होनी चाहिए। अब अपना नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हर चीज के बारे में बात करेंगे एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल और मेडिकल के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो भाई देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कितनी आप लोगों की हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या रनिंग, साइकिलिंग वाइकलिंग क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हाइट के बारे में। मेल्स की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज हाइट है। तो मतलब इसके लिए आप ये मत सोचो कि आर्मी जैसी कोई चीज़ है। नॉर्मल 157.5 ठीक है, बहुत लोगों की मिल जाएगी आपको इतनी हाइट। और फीमेल्स की जो हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब अगर वेट की बात करूं तो फीमेल्स का जो मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kgs, और मेल्स के लिए मिनिमम वेट की एज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं हुआ। फीमेल्स के लिए लिखा हुआ 48 kg। मेल्स के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। मेल्स की जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप लोग नॉर्मल खड़े हो तो नॉर्मल नॉन एक्सपेंडेड नॉर्मल जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और उसके बाद जब छाती फुला के दिखाते हैं ना, तो चेस्ट फुलाने पर आपकी मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूल जानी चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर विथ फुली एक्सपेंशन ऑफ मिनिमम 5 सेंटीमीटर। आपकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल चेस्ट 76, और उसके बाद आपकी 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। ये तो हो गई हाइट, चेस्ट, वेट की बातें। अब अगर बात करूं कि जो आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, यानी कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, उसमें आप लोगों को क्या करवाया जाएगा, तो भाई उसमें देखो पहले मेल्स की बात कर लेते हैं। मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी। 8 किलोमीटर आप लोगों को साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट में, और 1600 मीटर आप लोगों को वॉक करनी होगी 15 मिनट में। तो ये इजीली अचीवेबल होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर आप अभी फिलहाल फिट नहीं भी हो सकता है, आप ओवरवेट हो या जो भी है, आपको साइकिल चलानी नहीं आती, जो भी है, अगर आप कुछ दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो इजीली अचीव कर सकते हो। 8 किलोमीटर साइकिलिंग 30 मिनट, 1600 मीटर वॉकिंग 15 मिनट। और साइकिलिंग की क्या बात है कि भाई साइकिल आपको खुद लेकर जानी होगी। तो हाँ भाई, वैसे तो साइकिल आपको खुद लेकर जानी होती है। तो जो लोग उस मतलब जो आपका मेडिकल सेंटर होता है उसके आसपास होते हो तो बेटर है कि खुद ले जाओ। खुद 1% नहीं भी ले जा सकते तो वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है, तो जितने भी लोग साइकिल होते हैं वो मैनेज हो जाता है। लेकिन बेटर यही रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइकिल आप लोग लेकर जाओ। फीमेल्स के लिए अगर बात करूं तो फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में। 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट में इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल मेडिकल इसके नॉर्मल होते हैं, बेसिक होते हैं, कुछ ऐसा आर्मी जैसा नहीं होता। ये तो थी फिजिकल की बात। अब मेडिकल के बारे में बता देता हूँ। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में भी आपके बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया आर्मी जैसे नहीं होता, नॉर्मल बेसिक आपके टेस्ट होंगे। नॉर्मल देखो जनरली तो क्या होता है, हर जोन का अलग अलग होता है। दिल्ली जोन की अगर बात करें तो दिल्ली जोन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है RML हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ पर आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी जोन टू जोन डिपेंड करती हैं चीज़ें, उसमें आपके बेसिक टेस्ट होंगे। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए।
अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप 100% रिजेक्ट हो जाओगे, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी जो मिनिमम आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी हाइट आपकी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आइज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखो वो ये है कि विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स 6/6 इन वन है एंड 6/9 इन अनदर। यानी कि अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो चश्मा लगा हो या ना लगा हो, आपको बस क्लियर दिखना चाहिए, आपको क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे चश्मा लगा हो चाहे ना लगा हो। बाकी और कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो गया, और मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब फटाफट से बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस की। तो देखो एग्जाम प्रोसेस पहले थोड़ा सा अलग होता था, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। तो जो नया पैटर्न है वो नया पैटर्न ये है कि जो आपका टीयर 1 होगा ना, वो टीयर 1 तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। टीयर 1 आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन आपके वही आने वाले हैं, मैथ्स आएगी आपकी, रीजनिंग आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी आपकी और जीके आएगी आपकी। ये 4 सेक्शन ही आएंगे जो पहले आते थे, सेम है, मतलब टीयर 1 में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस चेंज ये हो गया कि पहले मेरिट बेस्ड था, अब ये टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। हर सेक्शन से 25-25 सवाल, हर सवाल 2-2 नंबर का, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का, टोटल 100 सवाल और टोटल 200 नंबर का पेपर और 1 घंटा मिलेगा। लापरवाही नहीं बरतनी है आप लोगों को इसके लिए अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो टीयर 2 में अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि टीयर 2 और टीयर 1 में आप कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया। अब टीयर 2 की बात कर लेते हैं। पहले टीयर 2 में आपका रीजनिंग और जीके नहीं आता था, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था। अब टीयर 2 में आपकी चारों चीजें आएंगी, मैथ्स के आपके 30 सवाल आएंगे, रीजनिंग के भी आपके 30 सवाल आएंगे, इंग्लिश के आपके 45 सवाल आएंगे, जीके के आपके 25 सवाल आएंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि मैथ्स 90 नंबर, रीजनिंग 90 नंबर, इंग्लिश होगी आपकी 135 नंबर और जीके होगी आपकी 75 नंबर। तो टोटल अगर बात करूंगा तो टोटल ये पेपर हो जाता है आपका 390 नंबर का। ये मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि 390 नंबर में से जो नंबर आएंगे उस नंबर के हिसाब से आपको आपकी पोस्ट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 नंबर की। पहले जो हमेशा नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी वो 1/4 हुआ करती थी, यानी कि अगर 2 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर, 1 नंबर का सवाल है तो 0.25। लेकिन यहाँ 1/3 हो गई है, 3 नंबर का सवाल है और 1 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग में कटेगा। अब थोड़ा सा कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट हो गया, पहले कंप्यूटर नहीं आया करता था, अब से कंप्यूटर भी आया करेगा और कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो कंप्यूटर और टाइपिंग को आप लोग निगलेक्ट मत करना, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी इजीली आपका कवर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। आप लोगों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सब का क्या रहता है। तो भाई देखो, ये ऐसी नौकरी है, ये वैसे तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, यानी कि पूरे इंडिया में इसकी पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। वो जोन एलोकेशन होगा, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको आपका पसंदीदा जोन मिल सकता है। जनरली जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे, जनरली टॉपर्स की जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है दिल्ली जोन। उसके बहुत सारे कारण हैं, अभी कारण भी बताऊंगा। तो आपकी जो रैंक है, जो मार्क्स हैं, पहले तो सबसे पहले तो पोस्ट मिलेगी कि जीएसटी इंस्पेक्टर मिला या सीबीआई मिला या इनकम टैक्स मिला या टीए मिला, जो भी मिला। उसके बाद जोन एलोकेशन के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होता है और फिर मार्क्स और रैंक के हिसाब से आपकी जोन एलोकेशन हो जाती है। अब जनरली लोग दिल्ली क्यों प्रेफर करते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जनरली देखो, एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन वाले लोग होंगे ना, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इस साइड से आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। यूपी बिहार से भी बेटर रहती है कनेक्टिविटी। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि मतलब यूपीएससी होता है, कुछ लोगों का कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो दिल्ली चाहिए, लेकिन आजकल तो चलो वो सब भी ऑनलाइन होने लग गया, उसका भी कुछ ऐसा क्रेज नहीं है। और एक चीज़ ये है कि दिल्ली जोन में जीएसटी और कस्टम्स दोनों कॉमन है, यानी कि अगर आप दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हो तो आप कस्टम इंस्पेक्टर भी हो और जीएसटी इंस्पेक्टर भी हो। आप कभी कस्टम्स में काम करोगे और कभी आप जीएसटी में काम करोगे। अच्छा, कुछ लोग ना पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछते थे, तो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नौकरी लगने से पहले ही होगा। कुछ केस में पहले भी हो जाता है, कुछ केस में नौकरी लगने के बाद भी होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। अब एक बार प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। प्रमोशंस का क्या हिसाब किताब रहता है, क्या हायरार्की रहती है। तो देखो भाई, अगर आप लोग इंस्पेक्टर लगते हो तो इंस्पेक्टर बनने के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन हो जाएगी, उस नेक्स्ट प्रमोशन में आप लोग बन जाते हो सुप्रीडेंट। जो ये प्रमोशन है, ये एलिजिबिलिटी तो 2 साल में हो जाती है, लेकिन जनरली अगर अभी बात करूं, जनरली अभी कितना समय लग रहा है, तो जनरली मोस्टली जोन्स में आपको 5 से 6 साल लग रहे हैं। 5 से 6 साल में आप इस प्रमोशन तक पहुंच जाते हो। अभी का करंट सिनेरियो का बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का कुछ नहीं पता भाई, आने वाले समय में हो सकता है समय बढ़ जाए या घट जाए। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है असिस्टेंट कमिश्नर। अगर कुछ साल पीछे चले जाओ, पहले का समय देखो तो उस समय प्रमोशंस काफ़ी स्लो थी, तो जनरली कुछ लोग जो इंस्पेक्टर ज्वाइन करते थे, कुछ लोग असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचते थे, कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर तक भी पहुंचते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो सुपरिटेंडेंट पे ही रिटायर हो जाते थे। वो आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस एज में ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहले अटेम्प्ट में बन जाएंगे 22-23 की उम्र में, कुछ ऐसे होंगे जो आखिरी अटेम्प्ट में बनेंगे 30 साल की उम्र में, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जनरली कुछ लोग, मतलब मोस्टली लोग एसी तक पहुंचते थे, कुछ लोग डीसी तक भी पहुंच जाते थे। लेकिन अब प्रमोशन धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, धीरे धीरे फास्ट हो रही हैं। तो अब अगर हम देखें कि कहाँ तक जाने का चांस है,
तो देखो डीसी के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के बाद नेक्स्ट होती है एडिशनल कमिश्नर। तो आप कह सकते हो कि अगर प्रमोशन धीरे धीरे बेटर होती गई, फास्ट होती गई, तो फ्यूचर में हो सकता है चांसेस होंगे कि एडिशनल कमिश्नर तक जो इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे ठीक है इनमें, वो एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच पाए। अब ट्रेनिंग के बारे में अगर आप लोगों को बता दूं तो जो टोटल ट्रेनिंग होती है वो 14 हफ्ते की होती है, उसको डिवाइड किया होता है 12+2 वीक्स में। अब इसमें क्या होता है, जो ये 2 हफ्ते होते हैं ना, इन 2 हफ्ते में तो आपकी वेपन ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको वेपन हैंडलिंग, वेपन्स के बारे में सारी नॉलेज, वेपन की सफाई करना, हैंडलिंग करना, वो मतलब वेपन चलाकर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। जनरली ये जो आपको सिखाई जाती है, जनरली आपकी अटैचमेंट करी जाती है, या तो स्टेट पुलिस के साथ कर देंगे, या बीएसएफ के साथ कर देंगे, या सीआरपीएफ के साथ कर देंगे, ऐसे अलग अलग जोन में अलग अलग डिपेंड करता है। तो आपकी अटैचमेंट होती है और 2 हफ्ते में आपको आर्म्स से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बंदूक चलाने का मौका भी मिलेगा, आपको अलग अलग तरीके की बंदूक दिखाई जाएंगी, अलग अलग तरीके की बंदूक आप चलाओगे। मतलब बेस्ट पार्ट होता है ट्रेनिंग का, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि एक आम इंसान को तो इतनी इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, इस लेवल की नौकरी वाले को ही मिल सकती है। जो बाकी की 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, इसमें आपकी पढ़ाई होती है एक किस्म से, यानी कि आपको एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्लासरूम हो गया, उसके बाद फील्ड अटैचमेंट्स हो गई कुछ, जैसे मान लो जैसे एयरपोर्ट है, या और आपके पोर्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो चीज़ें हैं जो आपको नौकरी में फ्यूचर में काम आने वाली हैं, वो सब चीज़ों का प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाता है, प्लस क्लासरूम में आपको समझाया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है। मतलब एक किस्म से पढ़ाई वाली ट्रेनिंग है, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, जो आप आगे नौकरी करोगे उसमें जो चीज़ें सब काम आएंगी। अब भाई जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब प्रोफाइल कुछ जोन्स में तो जीएसटी इंस्पेक्टर ओनली एज जीएसटी इंस्पेक्टर वर्क करते हैं, लेकिन कुछ जोन्स में जीएसटी इंस्पेक्टर का भी काम करते हैं और कस्टम इंस्पेक्टर का भी, कभी जीएसटी में कभी कस्टम में, जैसे कि दिल्ली जोन, चंडीगढ़ जोन, गुजरात जोन। और फिर नौकरी में क्या होगा, नौकरी में आपका डेस्क जॉब भी होगी और फील्ड जॉब भी होगी, दोनों ही तरीके की आपकी नौकरी होती है, चेंज होता रहता है, कभी आप डेस्क जॉब पे हो, कभी आप फील्ड जॉब में हो। डेस्क जॉब में क्या करना होगा, ऑफिस की नौकरी होगी, आपको एक किस्म से ऑफिस के अंदर का काम हो गया, फाइल पुटअप करना, नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, अंदर का एडमिन का काम, ये सारे काम हो गए। और जो फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब में क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, सर्च, जो आप मूवीज में देखते हो कि रेड होगी, वो सर्च बोलते हैं उसको, तो सर्च के लिए जाना हुआ। कस्टम में हो तो स्मगलिंग रोकनी है आपको, मान लो आप एयरपोर्ट पर पोस्टेड हो या आप कहीं पोर्ट पर पोस्टेड हो, तो स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में कुछ ऐसा गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए। एक किस्म से वहाँ पर आप देश की भी रक्षा कर रहे हो, स्मगलिंग रोक रहे हो, टैक्सेशन तो है ही, आप रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रहे हो देश के लिए, लेकिन साथ साथ आप एक किस्म से देश की रक्षा भी कर रहे हो। तो आपको प्रिवेंटिव का भी काम रहता है, जैसे एंटी इवेजन, आपको कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा हो जो टैक्स भरना रहा हो, इस तरीके का बहुत सारे काम रहते हैं। मैं आपको इतनी जल्दी से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक ऊपर से मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या चीज़ है, लेकिन अगर ढंग से समझना है तो उसके लिए तो समय लगता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ कर चलो कि डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है, तो दोनों ही है, आपकी रोटेशन रहती है, कभी आप डेस्क जॉब में रहते हो, कभी आप फील्ड जॉब में रहते हो। अब एक बार यूनिफॉर्म की अगर बात कर लें तो भाई यूनिफॉर्म जब आप जीएसटी में हो तब तो आपकी खाकी यूनिफॉर्म होगी विद 3 स्टार्स, और जब आप लोग कस्टम्स में होंगे तब आपकी व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होगी। बहुत शानदार यूनिफॉर्म होती है और प्राउड फीलिंग होती है यूनिफॉर्म पहनने के बाद ना, खुद ही इतना अच्छा लगता है, क्योंकि यूनिफॉर्म हर किसी को पहनने को नहीं मिलती। देश में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है और देश की सेवा करने का मौका मिलता है। अच्छा, अगर सैलरी की बात करूं तो ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 7 की नौकरी है, ग्रुप बी की, नॉन गस्टेड पोस्ट है। फर्स्ट प्रमोशन जब आप हो जाती है, जब आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो तो आप गस्टेड हो जाते हो। और सैलरी, अगर मैं दिल्ली की सैलरी की बात करूं, वैसे तो हर जगह की सैलरी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि एचआर अलग होता है, थोड़ी बेसिक चीज़ें अलग हो जाती है। बेसिक सैलरी तो आपकी वही रहेगी 44,900 जो स्टार्टिंग इनिशियल होगी, लेकिन दिल्ली और बाकी जगह में एचआर का डिफरेंस आ जाएगा, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। तो दिल्ली में अगर मैं इनिशियल सैलरी की बात करूं तो आप मान कर चलो कि लगभग जो आपकी इनिशियल पहली सैलरी होगी कैश इन हैंड, लगभग 70,000 के आसपास आपको मिल जाती है। तो कुल मिलाकर सैलरी बहुत अच्छी है। अब प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात कर लें, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो भाई देखो, वैसे तो हर सिक्के के 2 ही पहलू हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, लेकिन ज़्यादा फायदे ही हैं। फायदे क्या हैं, सैलरी देखो कितनी शानदार सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। सरकारी नौकरी है तो भाई आप समझ ही जाओ, सरकारी नौकरी है तो सिक्योरिटी तो है ही। सोशल रिस्पेक्ट है, आप किसी को बताओगे तो आपको अच्छे से इज्जत मिलेगी। उसके बाद एडवेंचरस नौकरी है, मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो वो सब देख सकते हैं, आप वो सब देख सकते हो इस नौकरी में, और साथ साथ देश की सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो। एक्सपोजर बहुत अच्छा है, मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है, तो आप कभी कहीं पोस्टेड हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, तो दुनिया भर का काम कर रहे हो। एक्सपोजर अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है। अब अगर कुछ नुकसान की बात करूं तो देखो, नुकसान ऐसे होते हैं कि अगर आप मान लो किसी ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी जहां शिफ्ट्स में नौकरी है, डे नाइट है, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को उसमें दिक्कत आती है। उसके बाद देखो, थोड़ा सा आप कभी मतलब ऐसी आपकी पोस्टिंग ऐसी सेंसिटिव जगह पे है तो आपको ऐसे भी हो जाएगा कि पूरा दिन निकल गया, रात को भी आप बहुत लेट हो रहे हो, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो देखो, आप ऐसी नौकरी करनी है तो फिर इस चीज़ के बारे में तो आप सोचना छोड़ ही दो।
फैमिली के लिए समय मिलेगा, बहुत समय मिलेगा, लेकिन फिर भी कई बार पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है ना जहाँ समय नहीं मिल पाता, समय बहुत कम मिल जाता है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि वर्क प्रेशर कुछ जगह पर होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी नौकरी में नहीं रहेगा, लेकिन पोस्टिंग चेंज होती रहेगी कभी कहीं, तो कुछ जगह ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद प्रमोशंस का जैसे मैंने बताया कि पहले थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अब धीरे धीरे बेटर हो रही हैं चीज़ें और धीरे धीरे प्रमोशंस फास्ट हो रही हैं। तो ये वो सब चीज़ें थी जो मुझे लगता था मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि मतलब आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको नॉलेज भी मिलेगी। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, ताकि भाई उनको भी ये सब चीज़ें पता लग पाएँ, वो लोग मोटिवेट हों, वो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करें।